तो हमने लास्ट क्लास में रेप्टाइल्स का वो पार्ट कंप्लीट किया था। कंप्लीट नहीं किया था, मैंने बताया था आपको कि लिजर्ड्स में और स्नेक में क्या डिफरेंस होता है ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद यहाँ तक बता दिया था कि जो ग्रुप एक मैंने बताया था लिजर्ड का और जो स्नेक का, लेसरटीलिया और ओफिडिया। तो मैंने बताया था कि एक ग्रुप का नाम मैंने बताया था लेसरटीलिया और एक मैंने बताया था आपको ओफिडिया। स्नेक एंड लिजर्ड। आपने एक टर्म पढ़ा होगा, देखो, जैसे कहते हैं स्टडी ऑफ लिजर्ड को कहते हैं क्या, बताओ, इसको सोरोलॉजी कहते हैं, और स्टडी ऑफ स्नेक को ऑफियोलॉजी कहा जाता है। ऑफियोलॉजी, या इसको सर्पेंटोलॉजी भी कहते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास का ही वो पार्ट में बता रहा हूं आपको। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो स्क्वामाटा एक ग्रुप है डायप्सिडा का, स्क्वामाटा के ये दो, आप कह सकते हैं ये उसके दो ग्रुप हैं, लेसरटीलिया और दूसरा ओफिडिया कहते हैं। एक में लिजर्ड आता है, एक में स्नेक आता है। स्टडी ऑफ लिजर्ड इज कॉल्ड सोरोलॉजी एंड स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स आर कॉल्ड ओफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी भी कहते हैं उसको। समझ में आ गया? ये तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, और ये बताया था कि लेजर्ड में और स्नेक में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या होता है ये बताया था कि स्नेक के अंदर टिम्पेनम नहीं होता। स्नेक में आईलिड क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है। स्नेक का जो स्कल का पार्ट है वो मूवेबल होता है, उसके कुछ बोन्स, जिससे वो बाइटिंग का वो पार्ट डेवलप करता है। बाइटिंग मैकेनिज्म जो स्नेक का होता है वो उसके रोटेटिंग मूविंग स्कल बोन की वजह से होता है। ये सब मैंने पॉइंट आपको लास्ट क्लास में बताया था, है ना। और देखो एक चीज याद रखना, जैसे अगर मैं कहूं कि मैंने कहा था जो स्नेक होता है ये विनोमस, ये पॉइजनस भी होते हैं, देखो, और ये नॉन पॉइजनस भी होते हैं। मोस्टली नॉन पॉइजनस होते हैं, बट मेनी पॉइजनस भी होते हैं। अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो नॉन पॉइजनस स्नेक आपको 90% मिलेगा। पॉइजनस स्नेक का पॉपुलेशन केवल 10% है, और इसका मोस्टली मेरीन होता है। मोस्टली ये मेरीन होता है। पॉइजनस स्नेक के, अगर आप समंदर के सांप की बात करें, मेरीन स्नेक की बात करें, तो ऑल मेरीन स्नेक आर पॉइजनस विदाउट एनी एक्सेप्शन। समंदर में पाए जाने वाले सारे सांप पॉइजनस होते हैं, याद रखिएगा। समझ में आ गया चीज? ऑल मेरीन स्नेक्स आर पॉइजनस, ठीक है। बट मैक्सिमम स्नेक जो आप देखते हो वो नॉन पॉइजनस होता है। और आप देखिए जो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक के काटने का जो तरीका होता है, जो बाइट करने का तरीका होता है, उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आप। जैसे याद रखिएगा कि एक सांप के जो कट मार्क है, देखो मार्क कहते हैं। मार्क किस तरह का है, देखिए एक मार्क देखो इस तरह का बना हुआ है, ये नॉर्मल दांत के निशान होते हैं, देखिए। और एक देखो ये जो होता है, देखो ऐसे सर्कल ऐसा बना हुआ है मान लो अगर, और बीच में दो और पॉइंट हैं, देखिए इसमें, ये फैंग के निशान होते हैं। फैंग जो पॉइजनस टीथ होता है। तो ये जो अगर निशान सर्कल जैसा हो, बीच में दो पॉइंट अगर नहीं है, तो ये जो पॉइंट है ये मार्क किसका बताओ? ये नॉन पॉइजनस के कट करने का मार्क होता है, और ये पॉइजनस स्नेक के कट करने का मार्क होता है। अरे भाई, रेप्टाइल्स, टेरेस्ट्रियल्स, मैं क्या कह रहा हूं,
रेप्टाइल्स को ट्रूली टेरेस्ट्रियल इवॉल्व्ड एनिमल कहा जाता है। ये ब्रीथ करते हैं केवल अपने लंग से, उसके बेसिस पे टेरेस्ट्रियल होता है ये। तुम क्या हो, टेरेस्ट्रियल हो या तुम एक्वेटिक हो? अरे तुम ही टेरेस्ट्रियल हो ना। अगर पानी में चले गए तो इसका मतलब थोड़ी कि पानी में हम सांस लेना स्टार्ट कर देंगे। ट्रूली इवॉल्व टेरेस्ट्रियल लंग्स ब्रीथेड एनिमल कहते हैं। पहली बार जमीन पे सरवाइव करने के लिए जो एनिमल बना है वो रेप्टाइल था। अगर रेप्टाइल्स पानी में अपना शिकार ढूंढ रहा है या पानी में वो सुरक्षित फील कर रहा है, एक्वेटिक एनिमल थोड़ी कह देंगे उसको हम। एक्वेटिक एनिमल वो होते हैं जो पानी में रह के ही सांस ले सकते हैं, पानी के बाहर वो मर जाएंगे। मेरीन स्नेक पानी के बाहर मरता नहीं है। बहुत सारे सांप जमीन पे आते हैं फिर पानी में चले जाते हैं। तो देखो, अगर कहे ट्रूली सेंस में एक्वेटिक एनिमल्स वो हैं, जैसे मैं वेल की बात करूं। अब वेल का जो बॉडी है वो इतना भारी भरकम, एक्वेटिक तो वो भी है, लेकिन वो टेरेस्ट्रियल मोड पे अगर आ भी जाए तो ऑब्वियसली बात है कि वो लंग से ब्रीथ कर सकता है। हाँ, जमीन पे चल नहीं सकता। वो बॉडी को सेफ रखने के लिए उसको पानी की जरूरत है, बट ब्रीदिंग के लिए उसको पानी की जरूरत नहीं है। तो रेप्टाइल्स एक ट्रूली इवॉल्व्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल कहा जाता है इसको। 100% लंग्स ब्रीथेड कहा जाता है इसको। समझ में आ गया? तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि जितने मेरीन स्नेक होते हैं जो समंदर में पाए जाते हैं वो सभी के सभी पॉइजनस होते हैं। और पॉइजनस स्नेक के कट करने का जो निशान होता है उसमें दो सेंट्रल पॉइंट आप देख पा रहे हो। देखो ये दो सेंट्रल पॉइंट हैं, इसको फैंग कहते हैं। फैंग ये पॉइजनस टीथ को कहा जाता है। सांप में जो पॉइजनस स्नेक होते हैं उसमें दो तरह के दांत हैं। एक नॉर्मल टीथ होता है उसका, और एक दो पेयर में फैंग होता है, FANG। ये पॉइजनस टीथ है और ये सेंटर पे इसका निशान आता है। तो कट मार्क पे, अगर आपके स्किन पे कट मार्क में दो सेंट्रल पे निशान अगर बन रहा हो तो ये एक पॉइजनस स्नेक के काटने का निशान होता है। ठीक है? तो आप ये निशान देखकर ही पहचान सकते हैं कि कौन सा स्नेक पॉइजनस है, कौन सा स्नेक पॉइजनस नहीं है। कटवा के नहीं देखना है कि हाथ आगे करके देखेंगे पहचान रहे हैं कि ये सांप पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। बहुत सारे मार्क है। देखो जो उसका वेंट्रल स्केल्स होता है, देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं। वेंट्रल स्केल्स, इसके अलावा देखो जो उसका टेल पार्ट होता है, ये सब भी तरीका होता है पहचानने का। ये सब भी देखकर, जैसे अगर मान लो एक सांप का ये सिलिंड्रिकल एंड देखो इस तरह आ रहा है, बहुत ज्यादा टेपर्ड नहीं है। देखिए ये सिलिंड्रिकल एंड है, तो ये पॉइजनस स्नेक होते हैं ये। और अगर मान लो ऐसा थोड़ा पॉइंटेड निकला हुआ देखो ऐसे ये, तो ये पॉइजनस भी हो सकता है, ये नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। तो पूंछ को देखकर, टेल वाले पार्ट को देखकर, वेंट्रल बेली स्केल्स जो होता है उसको देखकर भी पहचाना जाता है कि सांप पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। ऑल्दो आपको वो सब समझने की जरूरत नहीं है। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे पॉइजनस और नॉन पॉइजनस को। और याद रखिएगा कि जिस सांप ने आपको बाइट किया है, अब मैं ये कह रहा हूं कि 100 में से कोई एक सांप ही मिलेगा आपको आपके टेरेस्ट्रियल मोड पे जो पॉइजनस हो सकता है। 100 में से 99 स्नेक जो जमीन पे मिलेंगे आपको, उनके नॉन पॉइजनस होने का प्रोबेबिलिटी 99% है। फिर भी स्नेक बाइटिंग से डेथ भी बहुत ज्यादा होता है। कारण क्या है कि सांप ने काट लिया, उसके बाद नॉन पॉइजनस टीथ तो होता है, ब्लीडिंग तो वहां से भी हो सकता है ना। अगर आपकी बॉडी से ब्लीडिंग हो रहा हो और किसी सांप ने काटा है तो जो फियर फैक्टर होता है, जो डर का एक माहौल बन जाता है कि हमें सांप ने काट लिया है, ये जो एक फियर फैक्टर है, कितने लोगों का तो हार्ट फेलियर हो जाता है इसमें। पॉइजन तो बाद में काम करता है, सांप ने काट लिया यही काफी होता है। तो मोस्ट ऑफ द जो डेथ होता है स्नेक बाइटिंग के बाद, ये पॉइजन से नहीं होता, उसके वेनम से नहीं होता, ये उसके फियर फैक्टर की वजह से होता है। हमें पता ही नहीं होता कि जिस सांप ने काटा है वो पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। तो फियर फैक्टर से ज्यादा डेथ होता है इन रिस्पेक्ट टू द इफेक्ट ऑफ वेनम। आ जाते हैं सांप के पॉइजन को वेनम कहा जाता है।
समझ में आ गया? ऐसा भी नहीं है कि डेजर्ट वाले सारे पॉइजनस होते हैं, क्या ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी सही नहीं है। अरे इंडिया में 4 ही प्रजाति हैं, बता रुक जाओ। ये सब मन का एक फितूर है, वहम होता है, ऐसा माहौल हमने बना लिया अपने इर्द गिर्द, या ऐसा समझ में आता है कि सांप जो भी मिल रहा है आपको सबके सब पॉइजनस हैं, सबके सब कोबरा हैं, करैट हैं, वाइपर है। इसके आपके मिलने का प्रोबेबिलिटी काफी कम होता है। यस, रेस्पेक्टिवली डेजर्ट में या पुराने खंडहर में इनके मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, बट बहुत कम प्रोबेबिलिटी होता है कि आपसे पॉइजनस स्नेक आपसे कहीं पे रास्ते में बैठ के आपको हाय हेलो कर रहा हो। वेनम फैंग में नहीं होता, वेनम ग्लैंड्स में होता है। देखो ऐसे याद रखना, देखिए सांप में जो पॉइजनस ग्लैंड होता है ना, जो पॉइजनस ग्लैंड होता है ये मॉडिफाइड सैलिवरी ग्लैंड होता है, ये मॉडिफाइड सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं इसको। और इसी ग्लैंड में वो पॉइजन होता है, वो उसका वेनम होता है, और वो वेनम उस टीथ के रास्ते से, उस टीथ में पोर्ट कनाल एक तरह का ट्यूब होता है, उसी ट्यूब के थ्रू वो उसका जो पॉइजन है वो आपके बॉडी में एंटर करता है। तो फैंग में वेनम नहीं होता, वेनम तो ग्लैंड में होता है, वो ग्लैंड का सिक्रीशन फैंग के थ्रू आपकी बॉडी में आता है। समझ में आ गया? यस, ये मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड होता है, इसको मॉडिफाइड पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। यू आर राइट। पॉइजनस ग्लैंड जो होता है सांप में वो मॉडिफाइड पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड होता है। समझ में आ गया? बिल्कुल सही बात है, इंजेक्शन की तरह होता है, ये अपने स्कल को रोटेट करता है और अपने फैंग को आपके बॉडी में डाल देता है, और उसके बाद सांप का जो वेनम है वो काम करेगा। अब ये भी बता दूं मैं आपको चीज, देखो ये समझ में आ गया सबको? और याद रखिएगा मैंने कहा था लेजर्ड में एक ही लिजर्ड पॉइजनस है, हेलोड्रोमा कहा जाता है इसको, बाकी सभी लिजर्ड नॉन पॉइजनस होते हैं। ये मैंने बता दिया था आपको कि सांप में एक ही लेजर्ड में एक ही लेजर्ड पॉइजनस है, हेलोड्रोमा, बाकी सारे लेजर्ड नॉन पॉइजनस होते हैं। सांप में मोस्टली स्नेक नॉन पॉइजनस होते हैं, बट मेनी स्नेक्स आर पॉइजनस ऑल्सो। जैसे बताता हूं, देखो मैं आपको, ये लिख लिया सबने? हाँ मैं एग्जांपल बता रहा हूं, अब ये हटा दो यहां से पहले। अब जो वेनम होता है, देखो वेनोमियस स्नेक जिसे कहते हैं, वेनोमियस स्नेक जो जहरीले सांप होते हैं, देखिए इसमें 2 कैटेगरी होता है। एक तो देखो वाइपर, ये थोड़ा अलग तरह का होता है। एक तो कोबरा, दूसरा करैट, सी स्नेक और रेटल स्नेक। देखो इंडिया में यही सांप हैं जो पॉइजनस कहे जाते हैं। समंदर के सारे सांप ही पॉइजनस होते हैं, पता है आपको, है ना? अब ये जो वाइपर है, इस वाइपर को कहते हैं हीमोटॉक्सिक, इसे हीमोटॉक्सिक कहा जाता है। इसका वेनम हीमोटॉक्सिक वेनम होता है इसका। बाकी कोबरा, करैट, सी स्नेक्स, रेटल स्नेक, ये न्यूरोटॉक्सिक होता है वेनम इसका, न्यूरोटॉक्सिक वेनम कहते हैं इसको। वेनम का टाइप होता है, देखो ये सभी पॉइजनस स्नेक हैं। वाइपर का जो वेनम होता है वो हीमोटॉक्सिक होता है। ये आपके ब्लड सेल्स को रप्चर करता है, ब्लड को क्लॉट करा देता है, रप्चरिंग ऑफ ब्लड सेल्स। डेथ इससे भी होता है। देखो इसमें क्या होता है, रप्चरिंग ऑफ ब्लड सेल्स कहते हैं। और
देखो इसमें क्या होता है, हार्ट बीट बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, और इसमें भी आदमी का डेथ होता है। ये सभी इंडिया के स्नेक हैं। अब ब्लैक मांबा और ये तांबा और अदरक, इससे मतलब नहीं है हमें। बहुत सारे सांप के नाम हैं, वो अफ्रीकन स्नेक है। आपके लिए यही 4-5 नाम इंपॉर्टेंट हैं पॉइजनस में। समझ में आ गया? वाइपर, कोबरा, करैट, सी स्नेक, रेडल स्नेक। कोबरा को आप जानते हैं, नाजा नाजा कहते हैं इसको, नाजा नाजा। करैत को बंगारस कहा जाता है, ये एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है। वाइपेरा कहते हैं इसको, वाइपेरा। बाकी देखो जो नाम आप बता रहे हो, पाइथन है या रेड स्नेक होता है, या फिर आप जानते हैं बोआ होता है, ये सब नॉन पॉइजनस स्नेक में आते हैं। देखिए, अरे भाई एनाकोंडा सब नॉन पॉइजनस में आते हैं। एनाकोंडा इंडिया में नहीं होता। ये सारे नॉन पॉइजनस स्नेक हैं। जितने खासकर जो लार्ज लार्ज साइज के जो आप जितने भी स्नेक जानते हैं, ऑल आर नॉन पॉइजनस। तो आपको यही 3 नाम याद रखना, पाइथन, रैट स्नेक, बोआ। ठीक है ना? हाँ, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रेटल स्नेक कहा जाता है इसको। तो वो उसी के हिसाब से ये उसका नाम भी रखा गया। ये पॉइजनस होते हैं। एनाकोंडा इज नॉन पॉइजनस, वो इंडिया में नहीं है। ठीक है बेटा, पता कैसे चलता है उसका पूरा एक आप पता करने का तरीका होता है। पहले जो सामने आ जाए तो वहां से भाग जाइए आप, या उससे कुश्ती मत लड़िए आप सांप से। डोंट ट्राई टू। देखो, कोई भी स्नेक कभी भी आपके ऊपर अटैक नहीं करता। स्नेक अटैक करता है अपने डिफेंस के लिए। कोई भी सांप आपका वेट नहीं कर रहा रास्ते पे, जो फिल्मों में दिखाते हैं कि आपने नाग को मार दिया तो नागिन बैठी हुई है आपके स्कूटर के पीछे, आपके घर के आगे वेट करेगी तुम कब निकलोगे। ये सब फिल्मों में दिखाया जाता है। कोई भी सांप आप पे अटैक नहीं करता जब तक आप उसको हार्म ना पहुंचाएं, जब तक उसको ऐसा नहीं लगता कि आपसे उसको खतरा है। अपने डिफेंस में आप अटैक करेगा वो अटैक करने के लिए बैठा नहीं रहता है कि घर के बाहर वेट कर रहा है कि निकलो बाहर, बताता हूं तुम्हें। समझ में आ गया? तो स्नेक तभी अटैक करेगा जब उसको अपने ऊपर खतरा लगता है। वो अपने डिफेंस में आपके ऊपर अटैक करेगा। वो कभी अटैकिंग मूड में इसलिए नहीं होता कि बस आपसे बदला लेने के लिए बैठा हुआ। वो आपने उसे पैर रख दिया तो हो सकता है आपको आप पे अटैक करे वो, बट ऐसा नहीं कि रास्ते में वेट कर रहा है छुप के वो। बेटा, नागिन को भी मार सकता है, नाग को भी मार सकता है। आप तो सेक्स नहीं पहचान पाएंगे दोनों का, क्योंकि हमें पता नहीं होता इसके बारे में। बट मूवीज में जैसा दिखाते हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि हमें जो भी जानकारी मिला है सांप के बारे में, वो मैक्सिमम फिल्मों से ही पता चलता है कि ये ऐसा है, वो वैसा है, उसके पास नागमणि होता है, वो फोटो खींच लेता है ना, वो दूध पी लेता है। कितनी सारी मिथ्या हैं जो एक कहते हैं, जो एक तरह का मिसकॉन्सेप्ट है बायोलॉजी का, वो हम जानते हैं। बट इट इज ऑल अ फेक स्टोरी, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। कोई नागमणि फागमणि नहीं होता। अगर नागमणि होता तो सारे सपेरे आज अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी बन जाते। नहीं, अगर सबके पास नागमणि होता, सब नाग के पास, तो सभी सपेरे बीन क्यों बजा रहे होते हैं? सब डायमंड का बिजनेस बिजनेस कर रहा होता सबका सब। ठीक है ना? तो ये सब बेकार की बातें हैं। नागिन के देखो 6 सीजन्स हैं। ये किसने देखा है? अभिषेक शर्मा जी ने। वाह, वेरी गुड भाई, पढ़ाई कर लो, नागिन के सीजन मत देखा करो। चलो ठीक है, तो ये सब कहानी है, याद रखिएगा इसको।
अब देखो एग्जाम्पल मैंने बता दिया, बाकी आप ये एग्जाम्पल लिख लिया आप लोगों ने? ये एग्जाम्पल सबने लिख लिया? चलिए ठीक है, तो मिटा दूं इसको ना। अब देखो, बाकी लिजर्ड में आप जानते हैं कई सारे नाम हैं, जैसे गार्डन लिजर्ड होता है, वॉल लिजर्ड होता है ना? और भी आप जानते हैं मॉनिटर लिजर्ड होता है, बड़े साइज के लिजर्ड होते हैं ये, इसको वेरेनस वगैरह कहते हैं। लिम्बलेस लिजर्ड भी होता है, ठीक है। हाँ जी, ट्री लिजर्ड भी होता है, फ्लाइंग लिजर्ड भी होता है, ट्री लिजर्ड भी है, फ्लाइंग लिजर्ड भी होता है, ड्रैको कहते हैं इसको। सबके नाम है, इसको शायद ड्रैको कहते हैं, ड्रैको। गार्डन लिजर्ड को क्या कहते हैं? गार्डन लिजर्ड क्या होता है? नहीं, अभी सेंटर पे नहीं हूं मैं, दिल्ली में ही हूं। कैलियोटिस, यस यू राइट, इसको कैलियोटिस कहते हैं। वॉल लिजर्ड बताओ, इसको शायद हेमीडेक्टाइलिस कहते हैं, हेमीडेक्टाइलिस कहते हैं। ट्री लिजर्ड को क्या कहते हैं? कैमेलियन कहा जाता है, यस। ठीक है। गिरगिट किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं ना, गिरगिट कहते हैं इसको। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये सब कुछ लिजर्ड के नाम हैं, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में। फ्लाइंग लिजर्ड ड्रैको कहते हैं, ड्रैको, ड्रैको कहा जाता है। ये नाम बताया था आपको, पॉइजनस वाला भी नाम बताया था आपको, पॉइजनस लिजर्ड भी होता है जिसको हेलोड्रोमा कहते हैं। ठीक है। लिम्बलेस लिजर्ड का नाम क्या होता है? मुझे याद नहीं आ रहा नाम उसका, मिल जाएगा, ढूंढ लेना इसको। आपके बुक में लिखा होगा कहीं पर, बहुत सारे लिजर्ड के नाम लिखे हुए हैं, मिल जाएगा उसमें। ठीक है। अरे गिरगिट में कुछ उसके स्किन के अंदर कुछ पिगमेंट्स वाले पार्ट होते हैं, कुछ ऐसे मतलब वो अपने स्किन के कलर को चेंज कर लेता है, सराउंडिंग से ब्लेंड कर लेता है। समझ में आ रहा है? ताकि वो किसी को नजर ना आए। एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में वो नाम लिखा हुआ नहीं है लिम्बलेस लिजर्ड का। समथिंग कुछ नाम है उसका, नाम मेरे दिमाग में भी घूम रहा है। कैमोफ्लेज कहते हैं, यस कैमोफ्लेज होता है। कैमेलियन में, गिरगिट में कैमोफ्लेज होता है। ब्लेंडिंग ऑफ कलर कहते हैं, सराउंडिंग से अपने कलर को वो ब्लेंड कर लेता है। ओफियोसॉर्स, देखो देख लिया इसने उसमें, बिल्कुल सही कहा आपने, ओफियोसॉर्स कहा जाता है। यस। हाँ देखो पूरा, अब तो अरे नेट पे सब कुछ मिल ही जाएगा, क्या दिक्कत है। चलिए
तो दैट्स अबाउट द स्टोरी ऑफ रेप्टाइल्स। तो ये सारी कहानी याद रखिएगा रेप्टाइल्स के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए मैं स्टार्ट करूं बर्ड्स के बारे में। अब लिखो यहां पर, नेक्स्ट क्लास लिखो एब्स। एब्स के बाद मैमल्स होगा, खत्म होगी कहानी और क्या। तो देखो एब्स को एक्चुअली ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि रेप्टिलिया का ही ये एक मॉडिफिकेशन है। रेप्टाइल्स के कुछ ग्रुप में कुछ बेटर चेंजेस आए हैं और रेप्टाइल्स के ही कैरेक्टर का एडवांसमेंट हुआ और वो बर्ड्स की तरफ कन्वर्ट हुए। ठीक है, और एप्स के बारे में जानते हैं आप, इसको फेदर्ड बाइपेट्स कहा जाता है। इसको फेदर्ड बाइपेट्स कहते हैं। The most important characteristic among the birds are the presence of feathers. जो उसके पंख होते हैं ना, फेदर जो होते हैं, उसके फेदर और कहीं नहीं मिलता। देखो विंग्स तो आप देखिए, विंग्स तो चमगादड़ में भी होता है, बैट में भी होता है, इंसेक्ट में भी होता है, वहां फेदर नहीं होता। फेदर्ड विंग्स याद रखिएगा। फेदर्ड बाइपेट्स कहने का समझ में आ रहा है कि इनका जो हाइंड लिम्ब होता है, हाइंड लिम्ब जो होता है यूज्ड फॉर, देखो तो वॉक करने के लिए भी होता है, स्विम करने के लिए भी होता है, रन करने के लिए भी होता है और पर्चिंग करने के लिए भी होता है। पर्च करना कहता है। तो उसका जो चलना है, दौड़ना है, तैरना है, पर्चिंग कहना कहते हैं। वो जो वो पतले पतले ब्रांचेस के ऊपर या वायर के ऊपर वो बिल्कुल अपने पैर को ग्रिप करके रेस्ट कर लेते हैं, वो पर्चिंग सिस्टम कहते हैं उसको, पर्चिंग कहते हैं उसको। समझ में आ गया? तो पर्चिंग करना हो या वॉक करना हो, चाहे स्विम करना हो, चाहे रन करना, वो अपने हाइंड लिम्ब से करते हैं, तो बाइपेट्स कहते हैं उसको। क्योंकि आपको पता है कि जो फोर लिम्ब होता है इसमें, जो इसका फोर लिम्ब्स होता है वो मॉडिफाई कर जाता है, मॉडिफाई इनटू फेदर्ड विंग्स कहते हैं। फेदर्ड विंग्स कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चों? बर्ड्स में जो उसका विंग्स होता है, मॉडिफाइड फेदर्ड विंग्स कहते हैं। विंग्स ही नहीं, फेदर्ड विंग्स कहते हैं। समझ में आ गया? और विंग्स क्या है देखो उसका, तो याद रखना, जो उसमें फेदर होता है, फेदर एक इपीडर्मल डेरिवेटिव होता है। इपीडर्मल डेरिवेटिव है और ये इसका एक तरह का एक्सोस्केलेटन का पार्ट होता है। अ पार्ट ऑफ एक्सोस्केलेटन कहता है फेदर। अ पार्ट ऑफ एक्सोस्केलेटन कहते हैं, ये इपीडर्मल डेरिवेटिव होता है। समझ में आ गया? और फेदर केवल और केवल बर्ड्स में ही होता है। तो ये इसका एक इनिशियल एड्रेस है कि बर्ड्स को कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे दूसरे ग्रुप से। तो बर्ड्स आर सपोज टू बी कॉल्ड फेदर्ड बाइपेट्स। फेदर्ड मींस उसके विंग्स के ऊपर जो पंख आप देखते हो, और ये फेदर काफी ज्यादा उसको हेल्प प्रोवाइड करता रहेगा। फेदर का पूछा जाएगा, फेदर का यूज क्या होता है, तो देखो कवरिंग में कहते हैं, इंसुलेट करना कहते हैं, वार्म ब्लडेड इंसुलेशन में हेल्प करता है ये, और फ्लाइंग में भी हेल्प करता है ये। देखिए कवर करता है पूरे बॉडी को, इंसुलेट करता है ये। आपको पता है कि एप्स जो होता है ये एक वार्म ब्लडेड एनिमल है ये, तो बॉडी में हीट को ये प्रिजर्व करता है।
हीट को स्टोर करने में भी हेल्प करता है ये, तो इंसुलेटर का काम भी करता है ये, क्योंकि बर्ड्स के स्किन में बहुत ज्यादा फैट का अमाउंट नहीं होता जैसा आपके बॉडी में होता है। तो कवरिंग में, इंसुलेशन में, फ्लाइंग में, इन तीनों में फेदर का यूज होता है, ठीक है ना। लाइट वेट का होता है, कवर करता है बॉडी को ये। और बर्ड्स को वार्म ब्लडेड एनिमल कहा जाता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट, इसको आप वार्म ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं। हमिंग बर्ड वगैरह जानते हैं आप, जिसका वेट 1.5 ग्राम के आसपास होता है, 1.5 ग्राम ओनली। दुनिया का सबसे छोटा वार्म ब्लडेड एनिमल हमिंग बर्ड कहते हैं, हमिंग बर्ड, जिसका वेट 1.5 ग्राम के आसपास होता है। द स्मॉलेस्ट होम्योथर्म, देखो वार्म ब्लडेड को क्या बोलते हैं बताओ, इसको होम्योथर्म भी कहते हैं, इसको होम्योथर्म भी कहा जाता है। समझ में आ गया ना, वार्म ब्लडेड को होम्योथर्म कहते हैं, होम्योथर्म। एंड द स्मॉलेस्ट होम्योथर्म इज कॉल्ड हमिंग बर्ड, जिसका वेट 1.5 ग्राम के आसपास होता है। बहुत ही कम वेट का वो एक बर्ड होता है, पता आपको, ठीक है, समझ में आ गया। और याद रखिएगा, बर्ड्स में अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा, अगर पूछा जाएगा कि वर्टिब्रेट्स में या फिर टेट्रापोडा में, मोस्ट डाइवर्सिफाइड टेट्रापोडा, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी बर्ड्स में ही मिलेगा आपको, उसके स्ट्रक्चर में, उसके जो उसके वॉइस की बात करें अगर हम, तो टेट्रापोडा में देखो, वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी तो फिशेस में होता है, मछली में होता है, बट अमंग द टेट्रापोडा मोस्ट डाइवर्सिफाइड टेट्रापोडा इज द बर्ड्स। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी टेट्रापोडा में। If we talk about the diversity among amphibia, reptilia, apes and mammals, most diversified tetrapoda वो birds को कहते हैं। देखो, अरे वार्म ब्लडेड को होम्योथर्म कहते हैं। मैंने कहा था कि ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी के कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए, इसको बाहर से एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, ये सनलाइट से एनर्जी नहीं लेते। They have own internal metabolism to maintain constant environment of the body. अपने बॉडी के अंदर के वातावरण को अपने अंदरूनी मेटाबॉलिज्म से ये मेंटेन करते हैं। They do not dependent on external source of energy. Among the tetrapoda, most diversified animals are birds. मैक्सिमम डाइवर्सिटी टेट्रापोडा में बर्ड्स में ही मिलेगा आपको। हमिंग बर्ड को सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट होम्योथर्म कहते हैं। स्मॉलेस्ट होम्योथर्म हमिंग बर्ड को कहते हैं, जिसका वेट 1.5 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुछ मैंने आपको बता दिया, इनिशियल क्या इंट्रोडक्शन है बर्ड्स के बारे में। ठीक है, अब देखो बर्ड्स के बारे में, अब देखिए जो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो सबसे पहले कहते हैं इसमें, इसका जो स्किन होता है वो ड्राई और ए ग्लैंडुलर होता है। विदाउट स्केल्स कहते हैं। स्किन पे कोई स्केल्स नहीं होता, इसके बॉडी पार्ट पे स्केल नहीं होता। और एक ग्लैंडलर कहते हैं, विदाउट ग्लैंड होता है, स्किन विदाउट ग्लैंड होता है, लेकिन वन ग्लैंड is known as preen gland, और इसको यूरोपाइजियल ग्लैंड कहते हैं, और इसको वैक्स ग्लैंड कहा जाता है। प्रेजेंट इन टेल
एरिया। यही एक ग्लैंड है जो इसके टेल वाले पार्ट में होता है, बाकी इसके स्किन पे कोई ग्लैंड नहीं होता। स्किन ड्राई है, एक ग्लैंडुलर है, विदाउट स्केल्स होता है। वन ग्लैंड इज नोन एज प्रीन ग्लैंड और यूरोपाइजियल ग्लैंड और वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट इन टेल एरिया। पूंछ वाले हिस्से में ये पार्ट प्रेजेंट होता है, बाकी इसके स्किन पे कोई ग्लैंड नहीं होता। ये वैक्स बनाता है, ये वैक्स सिक्रीट करता है जो इसके फेदर को मॉइस्ट रखता है और एंटी माइक्रोबियल भी होता है। याद रखना, ये जो इसका वैक्स होता है, इसका जो वैक्स होता है, कीप फेदर्स मॉइस्ट, और दूसरा कहते हैं ये वैक्स जो होता है ये एंटी माइक्रोबियल होता है, थोड़ा ये इन्फेक्शन वगैरह को भी रोकता है। समझ में आ गया? तो स्किन के बारे में समझ में आ गया। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ, ये प्रीन ग्लैंड आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये वर्ड याद रखिएगा, यूरोपाइजियल ग्लैंड मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड देखो, एनाटॉमी ऑफ, और देखो एक चीज याद रखना, सेकंड पॉइंट में बता दूं पहले, या इसके पहले लिख लेना कि स्केल्स आर प्रेजेंट ओनली, स्केल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन हाइंड लिम्स, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। उसके स्किन पे एज सच कोई स्केल्स नहीं होता, बट स्केल्स मिलते हैं कहां बताओ? उसके हाइंड लिम्स पे, उसके पैरों के ऊपर। देखिएगा जो उसका पैर होता है बर्ड्स का, वो बड़ा रफ होता है, थोड़ा अगली होता है वो। अगर आप उसके पूरे बॉडी से कंपेयर करेंगे तो इसका जो स्केल्स है वो हाइंड लिम्ब पे होता है, थोड़ा वो रफ होता है, थोड़ा वो मतलब उसका अगर पूरे बॉडी से कंपेयर करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर भी अजीब सा लगता है। हाँ जी, इसी को कहते हैं ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं, प्रीन ग्लैंड को ही ऑयल ग्लैंड भी कहा जाता है। और स्केल्स केवल उसके हाइंड लिम्स पे मिलता है, पूरे बॉडी पे नहीं होता। और ये भी ये याद रखिएगा, हाइंड लिम्ब पे स्केल्स का मिलना ये क्या इंडिकेट करता है बताओ? कि जो बर्ड्स का एंसेस्ट्री है वो रेप्टाइल से लिंक्ड है। लिख लो, प्रेजेंस ऑफ स्केल्स ऑन इट्स हाइंड लिम्स, presence of scales on its hind limbs presence of scales on its hind limbs explain about क्या बताओ? रेप्टिलियन एंसेस्ट्री कहते हैं, रेप्टिलियन एंसेस्ट्री ऑफ बर्ड्स। समझ में आ गया? हाँ भाई, समझ में आ गया सबको? और देखो, तो ये मिटाऊं पहले, अब साफ पहले साफ करो इसको, अब हटा दो इसको, अब सब साफ कर दो इसको। ठीक है, अब देखो, अब लिखते हैं कंप्लीट एनाटॉमी, कंप्लीट एनाटॉमी ऑफ birds related to related with flying
एडेप्टेशन, देखिए जो बर्ड्स का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, जो बर्ड्स का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो फ्लाइंग एडेप्टेशन से लिंक्ड होता है। उड़ने के लिए पूरे बॉडी की बनावट है ना। तो जैसे इसमें कहना देखो, स्पिंडल शेप्ड बॉडी होता है, स्पिंडल शेप्ड कहते हैं बॉडी। एरोडायनामिक बॉडी कहते हैं ना, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। देखो एयर के रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए बॉडी बना होता है, देखो स्पिंडल शेप्ड कहते हैं, है ना, ताकि वो एयर का रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर सके वो। हाँ जी, स्ट्रीमलाइंड ज्यादा अच्छा, स्पिंडल शेप्ड इस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रीमलाइन भी कह सकते हैं, टू मिनिमाइज द एयर रेजिस्टेंस, है ना। फिर देखो लाइट वेट कहते हैं बोन का, लाइट वेट बॉडी जो होता है इसका ड्यू टू हॉलो बोन होता है, हॉलो पोरस न्यूमेटिक बोन कहते हैं, न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। लाइट वेट बॉडी होता है इसका, देखो बोन्स में ज्यादा वजन नहीं होता, हॉलो न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। स्पिंडल शेप्ड बॉडी होता है टू मिनिमाइज द एयर रेजिस्टेंस, लाइट वेट बॉडी होता है ड्यू टू हॉलो न्यूमेटिक बोन्स, बोन्स में हॉलोनेस होता है, सॉलिड रॉड की तरह नहीं होता ये। हाँ जी बिल्कुल, एयर कैविटीज होते हैं इसमें, हॉलो न्यूमेटिक बोन्स कहा जाता है। ये भी एक बढ़िया है ना। इसके बाद देखो थर्ड कहा जाता है, लाइट वेट रखने के लिए भी कहा जाता है, टीथ इसमें एब्सेंट होता है, बीक्स आर प्रेजेंट कहता है, बीक्स आर प्रेजेंट। फिर देखो लाइट वेट फेदर्स आर प्रेजेंट कहते हैं, देखो लाइट वेट फेदर्स आर प्रेजेंट। ये सब बॉडी को हल्का करने के लिए बना हुआ, देखो है ना। इसके अलावा देखिए फिफ्थ पॉइंट देखो, many of the bones are fused to make more compact bone, more compact body framework, more compact body framework कहते हैं। लिखे, many of the bones are fused to make more compact body framework। जैसे मैं आपको नाम बताऊं, ये पॉइंट लिख लिया सबने, पांचों पॉइंट। मैं आपको बोन्स के नाम बता रहा हूं, आप कौन कौन से बोन्स में फ्यूज हो जाते हैं। All have written all these 5 points, ठीक है। ओके देखो, जैसे देखो मैं बोन का नाम बता रहा हूं, एक बोन होता है इसमें सिन सैक्रम कहते हैं, देखो सिन सैक्रम, ये होता है देखो फ्यूज्ड बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, बोन ऑफ
वर्टिब्रल कॉलम, इसे सिनसैक्रम कहा जाता है। फिर देखो एक नाम होता है पाइगोस्टाइल, इसको फ्यूज्ड टेल वर्टिब्री कहते हैं, फ्यूज्ड टेल वर्टिब्री कहते हैं। नंबर सी, एक बोन होता है देखो फर्कुला कहते हैं, फर्कुला, जिसको विस बोन भी कहा जाता है। ये क्लेविकल प्लस इंटर क्लेविकल के मिलने से बनता है, कॉलर बोन के फ्यूजन से बनता है। ये इस तरह का वाई शेप्ड बोन होता है देखो, इस तरह का विस बोन कहते हैं इसको, फर्कुला कहते हैं, ये अपर पार्ट में होता है। क्लेविकल जो होता है, दोनों कॉलर बोन होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं, उनके मिलने से फर्कुला का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब तो उसके कुछ फ्यूज्ड बोन के नाम है। देखिए इसके अलावा देखो जो इसमें स्टर्नम होता है, देखो स्टर्नम कहते हैं, देखिए स्टर्नम में ऐसे कील्स लगे होते हैं, किल्ड स्टर्नम कहते हैं। देखो ये क्या कहते हैं इसको, किल्ड स्टर्नम, KEELD, किल्ड स्टर्नम कहते हैं। और इसी स्टर्नम से देखो यहां पर ऐसे इसके फ्लाइट मसल्स का अटैचमेंट होता है जो इसके विंग्स में चले जाते हैं। देखो तो किल्ड जो कील होता है, कील से देखो क्या अटैच्ड है, ये इसके फ्लाइट मसल का इसमें अटैचमेंट है। देखो इसका तो कील होता है ना, कांटी जैसा होता है ना, उससे उसका फ्लाइट मसल जुड़ा हुआ होता है। ऐसा नहीं कि पंख फेविकॉल जुड़ा हुआ है, हवा तेज आई और पंख निकल गया उसका। फ्लाइट के जो विंग्स होते हैं ना, मसल्स उसके अंदर होते हैं, वो उसके स्टर्नम से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे स्टर्नम को किल्ड स्टर्नम कहा जाता है। वाई सेप्ट कहते हैं, ये वाई सेप्ट बोन होता है, फर्कुला जो होता है। यस ये स्टर्नम है, ये स्टर्नम है, देखो ये स्टर्नम है पूरा। स्टर्नम में देखो ये कील होता है, कील कहते हैं, जो बीच में देख रहे हैं आप, उससे विंग्स लगा होता है उसका। तो ये स्टर्नम को क्या कहते हैं, तो स्टर्नम को किल्ड स्टर्नम कहते हैं। और देखो इसमें इस तरह का रिब्स होता है, देखो इसको देखो डबल हेडेड रिब्स कहते हैं, विथ एक अटैचमेंट है, इसको अनसिनेट प्रोसेस कहा जाता है, अनसिनेट प्रोसेस कहते हैं। देखो इसको, ये इसके रिब्स के बारे में लिखा हुआ, देखो डबल हेडेड रिब्स विथ अनसिनेट प्रोसेस, डबल हेडेड रिब्स विथ अनसिनेट प्रोसेस, ये इसके रिब्स का स्ट्रक्चर होता है। तो बोन की वजह से इसका बॉडी काफी कॉम्पैक्ट होता है। प्रोसेस मतलब अटैचमेंट, कुछ उसका एक प्रोसेस वहां से जो बाहर की तरफ आ रहा है। ये सभी बोन अनसिनेट एक तरह का बोन का ही एक्सटेंडेड पार्ट होता है। किल्ड लिखा हुआ है, KEELED, किल्ड स्टर्नम, KEELED, कील, कील होता है, कांटी होता है ना, किल्ड स्टर्नम कहते हैं, KEELED। उसी कील से उसके फ्लाइट मसल्स का अटैचमेंट होता है। रिब्स बताया, डबल हेडेड रिब्स कहते हैं, डबल हेडेड रिब्स विथ अनसिनेट प्रोसेस, बस और क्या करना है इसमें, डबल हेडेड रिब्स विथ अनसिनेट प्रोसेस, ये इसके रिब्स के बारे में बताया गया आपको।
ठीक है, तो ये मैंने बता दिया ऑल अबाउट देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स। बोन्स थोड़ा ये अलग तरह का होता है इसका, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां कहते हैं, देखो इसमें मोस्ट एफिशिएंट पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। मोस्ट एफिशिएंट, इसमें देखो पेयर ऑफ नॉन एक्सपेंडेबल लंग्स कहते हैं, ये एक्सपेंड नहीं करता, ये इसके नॉन एक्सपेंडेबल लंग्स होते हैं। लेकिन ये लंग्स देखो इस तरह से ये एक दूसरे पार्ट से जुड़ा हुआ होता है जो उसको एयर सैक कहते हैं, एडिशनल एयर सैक होता है। देखो इसमें इस तरह से लंग्स में एक्सपेंशन नहीं होता, बट लंग्स में सपोर्टेड पार्ट होते हैं, देखो इसको एयर सैक कहा जाता है। तो काफी ज्यादा अमाउंट में ये एयर एक साथ बॉडी में स्टोर करता है। तो लंग्स सपोर्टेड विथ मेनी एडिशनल एयर सैक, lungs are supported with many additional air sac, और एयर सैक में हमेशा एयर का पार्ट प्रेजेंट रहता है, कभी भी इसके लंग्स में एयर खाली नहीं होता। एक ही साइकिल में दो दो बार ये एयर को फिल करेगा, लंग्स में भी फिल करता है और एयर सैक में भी फिल करता है। डबल रेस्पिरेशन भी कहते हैं इसको, याद रखना। इस तरह के रेस्पिरेशन को डबल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है, इसे डबल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो lungs are non-expandable, but lungs are attached with additional air sac that gives additional benefit during ventilation, during gaseous exchange. And this kind of respiration is called, इसे double respiration भी कहा जाता है। समझ में आ गया? Non-expandable lungs are attached with additional air sac and it provide more efficient respiration. इस तरह के रेस्पिरेशन को डबल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अरे यार, लंग्स में हमेशा एयर प्रेजेंट रहता है, आपके बॉडी में एयर तो लंग्स में ही आता है ना, इसमें एयर सैक में भी आ जाता है, तो एक ही बार में ज्यादा एयर ये इनटेक कर लेता है, इसको डबल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अब उसके फिजियोलॉजी में जाने की जरूरत नहीं, कैसे ही पूरा रेस्पिरेशन का पूरा सर्कल होता है वो नहीं समझना आपको। यहां पर एक ही बात हो गया, एयर सैक यहां पर होता है, डबल रेस्पिरेशन कहते हैं, मोर एफिशिएंट सिस्टम है ये, बस आपके लिए काफी है ये, ठीक है? समझ में आ गया? चलो आगे देखो, यहां पर अब यहां पर कहते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रिचेस्ट ब्लड कहते हैं, याद रखना, रिचेस्ट ब्लड यहां पे मिलता है। प्रेजेंस ऑफ रिचेस्ट ब्लड, इसका मतलब होता है हाईएस्ट नंबर ऑफ आरबीसी कहते हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ आरबीसी among vertebrates, among vertebrates, वो यहीं पर होता है। रिचेस्ट ब्लड कहा जाता है इसको। रिचेस्ट ब्लड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एनिमल में जो आरबीसी का नंबर है वो सबसे ज्यादा होता है अमॉन्ग द वर्टिब्रेट्स, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी काफी एफिशिएंटली करता है ये। रिचेस्ट समझ में आ गया क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ आरबीसी अमॉन्ग
वर्टिब्रेट्स। ठीक है, देखो more efficient डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके पास, जिसमें माउथ है विथ बीक्स कहते हैं। इसके बाद फेरिंग्स है, ईसोफेगस है, ईसोफेगस कहते हैं, सॉरी, और फेरिंग से देखो, यहीं से देखो एक तरह का एडिशनल चैम्बर है, ये तो इसका विंड पाइप है, ट्रैकिया का पार्ट है, और यहां पर एक पार्ट और भी है, इसको सिरिंग्स कहते हैं। सिरिंग्स, यहां कोई वोकल कॉर्ड नहीं होता, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कहते हैं। देखो इसका, ये इसका साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है। इसमें कोई वोकल कॉर्ड नहीं होता। ईसोफेगस से देखो, ये जाता है इसके क्रॉप में, क्रॉप से जाता है स्टमक में, स्टमक से जाता है इंटेस्टाइन में, और फिर क्लोइका कहते हैं। क्रॉप देखो, ये मस्कुलर होता है, और यहां पर ग्राइंडिंग होता है फूड का। स्टमक विथ, सॉरी, ग्राइंडिंग क्रॉप में क्या होगा, क्रॉप में स्टोरेज होता है, ये इसके लिए होता है, गिजार्ड के लिए होता है, मस्कुलर गिजार्ड है, ये इंफॉर्मेशन इसके लिए। देखो ये क्रॉप के लिए नहीं है, ठीक कर लेना इसको। यहां स्टोरेज होता है फूड का। बेसिकली ये जो लिखा हुआ है, ये गिजार्ड के लिखा हुआ है, मस्कुलर होता है ये, और ये हेल्प करता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड में, जो स्टमक में होता है गिजार्ड इसका। ठीक है, स्टमक में ग्लैंड्स भी होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होते हैं, और यहां पर क्लोइकल चैम्बर मिलता है, क्लोइका कहते हैं। क्रॉप का जो फंक्शन, ये देखो क्रॉप जो होता है ये स्टोरेज ऑफ फूड में इन्वॉल्व होता है, स्टोरेज ऑफ फूड में इन्वॉल्व होता है। अब देखो यहां पर मेटा नेफ्रिक किडनी होता है, ये सभी यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं ये। यहां पर देखो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व की बात करते हैं। यहां भी मोनो कॉन्डाइलिक स्कल होता है। दे हैव वेरी कीन सेंस ऑफ विजन। देखने की कैपेसिटी काफी अच्छी होती है इसको, इनमें। कीन सेंस ऑफ विजन कहते हैं। रेटिना विथ
ये एक टर्म याद रखना, रेटिना विथ पेक्टिन एक टर्म यूज करते हैं, PECTN। ये काफी ज्यादा हेल्पफुल स्ट्रक्चर होता है पेक्टिन, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देता है रेटिना को, तो इमेज बहुत आसानी से बनाता है, बहुत दूर तक की चीजों को देख सकता है ये। पेक्टिन, रेटिना विथ पेक्टिन कहते हैं, PECTN। एडिशनल बेनिफिट होता है पेक्टिन का, उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देता है ये रेटिना को, ठीक है। और देखिए, ऑल आर डाइसियस, मेल विदाउट कॉपुलेटरी ऑर्गन कहा जाता है। यहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ऑलवेज, ये सभी ऑलवेज ओविपेरस होते हैं, ऑलवेज ओविपेरस होते हैं। और जो इसका एग होता है वो हार्ड कैलकेरियस होता है, हार्ड कैलकेरियस एग कहते हैं। ये एमनियोटिक एग होता है, इसको क्लियोडिक एग भी कहते हैं। और यहां पर ऑलवेज डायरेक्ट डेवलपमेंट लिखते हैं, ऑलवेज क्या बताओ, डायरेक्ट डेवलपमेंट लिखते हैं। ये स्ट्रिक्टली ओविपेरस होते हैं, ऑलवेज ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, हार्ड कैलकेरियस एग होता है इसका, एमनियोटिक एग कहते हैं, क्लियोडिक एग कहते हैं। अंडे से हमेशा बच्चा बाहर आता है हैचिंग के बाद, कोई लार्वा नहीं होता यहां पर, ऑलवेज डायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। एंड बर्ड्स आर स्ट्रिक्टली ओविपेरस, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी में देखिए, इसमें फ्लाइंग बर्ड्स भी दिए गए हैं और नॉन फ्लाइंग का भी नाम दिया गया है, जो उड़ते नहीं हैं, जैसे ऑस्ट्रिच होता है, स्ट्रुथियो इसे कहते हैं, ये नाम देखिएगा एनसीईआरटी में। कीवी होता है, ईमू होता है, ये सब फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं। फ्लाइंग में पेवो होता है, पिकॉक होता है ना, ये सारे नाम आप देखो। अब आप एनसीईआरटी में जो बचे हुए नाम है देखो, पेवो है, कॉर्वस है, कौवा जो होता है, हाँ जी, कोई नहीं होता, सीधा कॉपुलेशन के लिए ये अपने क्लोइका को क्लोइकल एपोजिशन कहा जाता है, दिस टर्म कॉल्ड क्लोइकल एपोजिशन कहा जाता है। एक मेल अपने क्लोइका को उस फीमेल के ऊपर लेके आता है, क्लोइका के ऊपर क्लोइका आता है और गैमेट का ट्रांसफर होता है, इसे क्लोइकल एपोजिशन कहा जाता है। और क्या, फिनिश हो गया? और क्या? तो फ्लाइंग वाले में देखो जो नाम है पेवो, कॉर्वस, वल्चर, ये एनसीईआरटी में नाम दिए गए हैं, आप एनसीईआरटी से वो नाम लिख लीजिएगा। मैंने आपको फ्लाइटलेस बर्ड्स का नाम बता दिया है, ऑस्ट्रिच, कीवी और क्या बताओ, ईमू। बाकी पेवो, कॉर्पस, कॉर्वस कौवा, पिकॉक, वल्चर, ये सब फ्लाइंग बर्ड्स के नाम हैं। ईमू फ्लाइटलेस बर्ड होता है, EMU कहते हैं, एमू एमू। पेवो, पिकॉक, वल्चर, कॉर्वस, पेवो है, पिकॉक है, कॉर्वस है, वल्चर है, ये सब फ्लाइंग बर्ड्स में आते हैं। सिटाकुला भी आता है, तोता जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में देखो। पेंगुइन नहीं, पेंगुइन दूसरा है, उसमें
फ्लिपर्स होते हैं, वो एक्वेटिक बर्ड्स कहे जाते हैं उसको। पेंगुइन अलग कैटेगरी का बर्ड होता है, बर्ड्स में आता है वो। मेल क्लोइका फीमेल क्लोइका के ऊपर आता है गैमेट ट्रांसफर करने के लिए। थ्रू द क्लोइकल एपोजिशन मेल ट्रांसफर देयर गैमेट्स इनटू द फीमेल क्लोइका, इसी को क्लोइकल एपोजिशन कहा जाता है। मेल ट्रांसफर देयर गैमेट्स विद द क्लोइका इन द अनदर बर्ड, या फीमेल में ट्रांसफर करता है वो, क्लोइका के ऊपर क्लोइका आता है, इसी को क्लोइकल एपोजिशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? कोलंबा, यस, कबूतर। ठीक है, चलो, तो ये सारा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।